ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। और देखिए, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑन 24 सितंबर। और 5 दिन रह गए आपके पेपर में। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। अच्छे से दीजिएगा, शांति से करिएगा पेपर में। और स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, जैसे आप करते हैं वैसे ही करिए। एग्ज़ाम एक्सपेरिमेंट वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी लगे आपको सही कंटेंट, जो भी दिमाग में आए आपके फर्स्ट इंस्टेंस में, उस पर ज़्यादा रिले करिए। और करिए अच्छे से, शांति से कर कर आइएगा, एकदम परेशान होकर नहीं। कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा ये आप वहाँ पे डिसाइड मत करने लगिएगा। एग्ज़ाम के बीच में ही नहीं पता चलना चाहिए आपको कि एकदम से हाँ यही कट ऑफ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, नहीं हो रहा है तो नहीं होना होगा। कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाता है बच्चों को कि हाँ कितना जाने वाला है पेपर देके। जो एक अच्छा मेरिट बच्चा होता है ना, उसको पता चल जाता है कि जब मतलब पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, जब मैं पेपर दिया कर देता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं अब इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा फील करता था कि नहीं अभी इतने क्वेश्चंस तो बन गए, इसका मतलब मैंने भी पढ़ाई करी थी। तो वो आपको समझ में आ जाता है वहाँ पर। तो ये सोचना नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। आराम से करिएगा, शांति से। और जो भी बच्चों से जितनी भी हेल्प हो सके, जहाँ भी पॉसिबल हो पाए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर कोई हेल्प कर चाहता है तो प्लीज़ उन्हें बताइए जितना भी बन पाए। एंड ट्रस्ट करिए एक दूसरे के ऊपर। और मैं तो यही चाहूँगा कि कोई अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है और किसी को हेल्प चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप अगर चाहो तो हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे एक दूसरे से बात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलाउड कर दूंगा कुछ समय के लिए, आप बातें कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, पेपर में एकदम शांति से डेटाज वगैरह को थोड़ा मगअप ना हो माइंड में कि अच्छा 20 से ज़्यादा डेटा मत पढ़ के जाना कि 20 21 वाला भी बजट उठा के पढ़ने लग गए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। 22 23 की बजट पढ़ के जाओ। कोई सवाल यहीं से आने होंगे तो आएंगे, वरना कमीशन का पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं। ठीक है, अच्छे से दीजिएगा आप लोग। ये स्पेशल 30 क्वेश्चंस में मैंने जितना बन पाया है वो ट्राई करा है आपको कवर कर देने का। और इस पूरे 300 की सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट है, वो मैं आज फिर से अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। मैं हर एक से चाहूँगा कि वो सब जगह शेयर कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब आज मैं इस स्पेशल 300 को वाइंड अप कर दूंगा, मेरा ये सीरीज जो सिर्फ 50 बीपीएससी 68 सेवन्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि 68th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में मैं थंबनेल चेंज करूंगा कि आपको 68th का भी ये चीज़ दिख जाएगा। अभी आप लोग देख लीजिए 67th वाले स्पेशली। एंड मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। और मेरा 300 सीरीज़ उम्मीद करता हूँ आपको काम आएगा। अगर डायरेक्ट ना भी आए तो भी आपको रिवीजन अच्छा हो गया होगा। कुछ सवाल जैसे मैंने बहुत ही बेसिक सवाल जैसे फॉरेस्ट सर्विस से नहीं कराया है, वो सब आप लोगों ने करी होगी। मतलब 100% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बच्चों ने फॉरेस्ट सर्वे का सवाल कर लिया होगा। मैं उस पर सवाल कराना भी नहीं चाह रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं, जैसे ऑस्कर्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी मैंने ऑस्कर्स का सवाल, कुछ सर्वेज का सवाल, मिनरल्स का सवाल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारी सवालें मैंने अपने 300 में करा दिया। और बचा हुआ आज 300 स्पेशल 30 में करवा कर फिनिश करूँगा इस 300 सीरीज़ को। उम्मीद करूँगा आप सबका कुछ इससे मतलब हेल्प हो जाए। सो दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबका सपोर्ट रहेगा इस चैनल पे, तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको 68th के लिए प्रॉपर तैयारी कराने वाला हूँ, स्टार्टिंग से एकदम हर एक चीज़ को, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, वो फ्री में बिल्कुल। ठीक है, तो आप फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहा है, जैसे 30 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन है। ये सब अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे कि कपड़ा नीति, चमड़ा नीति कब आया, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी इसको कहते हैं, स्टार्टअप पॉलिसी कब आया। पर मैंने एक ही में बना दिया, यानी 4 सवाल हो गए। आपको कॉन्फिडेंस भी इसी से आएगा कि नहीं मुझे पता था। वरना अगर अलग अलग करवाता तो स्लाइड्स पे 100 हो जाते, 500 क्वेश्चन हो जाते, 1000 क्वेश्चन तो हो जाते, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं कि आपको एक बार में याद भी रहे, है ना। देखिए, पहला सवाल कहता है गलत विकल्प को चुनिए। कुछ पॉलिसीज बताना है कौन कौन से साल में आई थी। जैसे 2022 में आई बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति, मतलब जो कॉटन, मतलब जो आपका टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी है वो इस साल आई थी क्या, पहला सवाल। ऑप्शन, क्या आर्द्र भूमि जो वेटलैंड अथॉरिटी है वो 2020 में बनी है, मैंने करवा रखा है पहले भी, गलत नहीं होना चाहिए। बिहार की जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, जो औद्योगिक एवं निवास प्रोत्साहन नीति, निवेश प्रोत्साहन नीति, क्या 2022 में बनी थी, इस साल बनाई गई थी। और वर्ष 2022 में बिहार में स्टार्टअप नीति का अनावरण किया गया था। और ऑप्शन ये आप सब वाकिफ हैं, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन। सोचिए फिर जवाब दीजिए। चाहता तो मैं इसको अलग से बनाता कि बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति किस साल आई थी, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि आपको बहुत सारा चीज़ एक साथ रिकैप करना पड़ेगा, और वो आपको और आसानी हो जाएगा बनाने में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि नहीं मतलब करा मैंने। देखिए,
आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो सारे के सारे ही आंसर सही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी बिल्कुल 2022 में आई, अभी आई। स्टार्टअप पॉलिसी भी इसी साल आई, और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करने वाली है गवर्नमेंट। 10 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट्स करने फ्री, बहुत बहुत मतलब बेनिफिट है इसका। आगे बात करेंगे क्या है। बिल्कुल वेटरन अथॉरिटी जो 2020 में बनी थी, मैंने बात भी करा था इसके बारे। सबसे ज़्यादा वेटलैंड बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पूछेगा तो बता देना बेगूसराय में है, ठीक है। इंडिया में पूछे तो कहाँ है ये तो सिर्फ मैंने बोल दिया। जैसे कंवर ताल यहाँ है, नॉर्मल साइट पूछा। इंडिया में तो, बिहार में तो रामसर साइट एक ही है ना, तो बेगूसराय के कवर लेक में आप बता दोगे। लेकिन अगर ओवर और सिर्फ साइट पूछे कि मतलब वेटलैंड कहाँ है बिहार में, तो भी बेगूसराय ही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा आर्द्र आर्द्र भूमि भी वो बेगूसराय में ही है। पर इंडिया में अगर पूछे ना, तो वो रामसर साइट पूछेगा कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितने, 75। तो अभी सबसे ज़्यादा क्या है, 14, वो है आपका तमिलनाडु में। उसके बाद 10 कहाँ है, यूपी में। ये सवाल मैंने कराया हुआ है, इसका ट्रिक भी बता दिया है। तो वेटलैंड के सवाल मैंने करा दिए, जीआई टैग के सवाल करा दिए हैं आपको। ये चारों ही ऑप्शन सही है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 जून 2022 को आपको लॉन्च किया गया था बिहार लेदर पॉलिसी को, और जुलाई 2022 में फिर लॉन्च किया गया स्टार्टअप पॉलिसी को। जिसमें 10 लाख रुपया दिए जाएंगे अगर आपको इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन्स दिया जाएगा अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं। अगर आप एक लेडी हैं तो आपको बस 5% का इंसेंटिव, 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 10.5 लाख। अगर आप SC ST से बिलोंग करती हैं तो 11.5 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। 2 लाख रुपये आपको स्टार्टअप हैंड होल्डिंग और नर्चरिंग के लिए दिया जाएगा। स्टार्टअप्स वगैरह को आप चाहो तो स्टार्ट करो, नर्चर करो, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। डेटा याद कर लेना, ऐसे ही नहीं दिया हूँ मैं, है ना, मतलब बेफजूल का नहीं दिया हुआ है ये। और बिहार के उद्योग मंत्री अभी कौन है, समीर महासेठ। आपको पता है सरकार बदल गई, तो समीर महासेठ उद्योग मिनिस्टर। देखिए एक सवाल कराया था मैंने लास्ट बार अपने जो CDA पेपर में, मतलब क्या नाम है, लास्ट का जो मेरा वीडियो था उसमें RJT की 79 सीटें बताई थी मैंने, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ना करेक्ट कर लीजिएगा, 80 सीटें हो गई हैं एक्चुअली। नया सीट एक जीत गए थे ना वो, तो ये आपको पता होना चाहिए, 80 सीटें हो गए हैं टोटल। इस सवाल लास्ट टाइम पे 79 कराया था मैंने, तो याद हो गया डेटा चारों के चारों पॉलिसीज, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 30 सवाल में 30 नहीं है, लास्ट में तो मैंने एक जगह स्लाइड बनाकर भी डाल दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि पटना में क्या क्या है, राजगीर में क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये अच्छा सवाल है कि मार्च 2022 में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को जल जीवन हरियाली योजना, जो आपको पता है चल रही है बिहार की एक बहुत बड़ी स्कीम, एक्चुअली ये जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी करी है अपने लेवल पे। तो जल जीवन हरियाली योजना जो ये अवार्ड दिया गया था ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से दिया था कि किस जिले को, बिहार के किस जिले को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया सेंट्रल लेवल पर। किसके अंतर्गत, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत, ठीक है। गया को दिया गया, जहानाबाद को दिया गया, दैट्स माय होम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। ईस्ट चंपारण को दिया गया, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, है ना। और ऑप्शन ई किसे दिया गया बताइए, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब अभी इनके दोनों मतलब बताइए, जवाब दीजिए फिर सोच क्या है। देखिए अगर आपसे ये सवाल कर रहे हैं ना कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत राष्ट्रपति अवार्ड किसको दिया गया बिहार के किस जिले को, तो आप ना चुपचाप ना गया और पूर्वी चंपारण लगा देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अगर एक रैंकिंग भी आई थी लास्ट ईयर, उसमें क्या हुआ था कि बक्सर ने टॉप करा था, फिर गया था, अब फिर उसके बाद जहानाबाद था, फिर इस तरीके से कुछ एक डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग आई थी बिहार में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया था। वो दिया गया था गया के DM और ईस्टर्न चंपारण दोनों के DM गए थे, तो इस वजह से न्यूज़ में भी था। एक ऐसे ही अवार्ड अभी दिया गया है जो आनंद किशोर जी हैं हमारे बिहार ये BSAV के चेयरमैन, उनको भी इस तरह का एक अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए अच्छा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा राजगीर, नालंदा के राजगीर में स्थित साइक्लोपियन दीवार की एक्चुअल लंबाई कितनी है। या तो इसको पलट के देखिए, मेरे सवालों को सुन ले जाए आप ध्यान से, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक बार मेरे सवालों को भी आप सुनिएगा। सवाल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, वो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि साइक्लोपियन दीवार बिहार के कहाँ पे है, ठीक है, तो वो राजगीर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसकी लंबाई कितनी है, और वो चर्चा में थी। 30 किलोमीटर लंबाई है, 35 किलोमीटर लंबाई है, 40 किलोमीटर लंबाई है, 45 किलोमीटर लंबाई है, और ऑप्शन ये आप सब वाकिफ़ हैं। देखिए साइक्लोपियन दीवार क्या थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अजातशत्रु ने किलेबंदी करी थी अपने पूरी राजगीर कैपिटल को, फिर बाद में उदयी ने पाटलिपुत्र शिफ्ट करा, फिर वो कलशोक ने उसको वैशाली शिफ्ट करा, फिर वापस से वो पाटलिपुत्र लाया गया। तो ये जब हुआ था ना, तो जब राजगीर को चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन की गई थी ना, पाँचों उसके जो मतलब पूरा जो क्या बोलते हैं पर्वत श्रृंखला थे, उसको सबको फोर्टिफाई करा था ना, यही वो साइक्लोपियन दीवार की एक पूरी लंबाई। आप राजगीर जाओगे, जैसे मैं तो जहानाबाद का हूँ, देखो मैं तो जाते रहता हूँ राजगीर, तो मेरे को ऐसा लगता है, पता रहता है कि अच्छा कौन सी दीवार की ऐसा है। तो वो चीज़ जो लंबाई है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो लगभग 40 किलोमीटर, मतलब टोटल 40 किलोमीटर है।
और ये पता है बहुत, सोच रहे हो अजात शत्रु कब की बात कर रहे हैं हम, बाद में उसके बाद में बना एक बहुत ही जर्मनी में वैसे ऐसे ही कुछ बना था एक, उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। फिर चाइना वाला, चाइना का वॉल आपको पता है, उसको भी शामिल किया हुआ है। इसको आज तक किया नहीं गया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया गया, चाहे शायद इंडिया का इस वजह से नहीं किया गया। और देखिए थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो होती ही है। साइक्लोपियन दीवार अगर ये कहीं और होता तो अभी तक ना जाने कितना ऊपर गया हुआ होता, कहाँ कहाँ होता। तो इसी को ना बिहार सरकार चाहती है कि एक तरीके से डिमांड की जा रही है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। और ये पुराना था, 2017 में भी न्यूज़ में था, उसके पहले भी रहा है, पर अभी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे है, क्योंकि बिहार सरकार बहुत ज़्यादा ट्राई करी, इवन बिहार इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके लिए ट्राई कर रही है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। और आजाद शत्रु ने बनाया था। इस तरीके एक और चीज़ याद रखिएगा कि राजगीर में बिहार का पहला आईईडी, आपको पता है ना आईईडी ब्लास्ट होते हैं, वो जो आरडीएक्स वगैरह होता है, एक आईईडी होता है, तो उसका एक आईईडी मॉडल रूम बनाया गया है राजगीर में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी याद कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी अच्छा सवाल है कि नीले रंग के हेलमेट के साथ पर्यटन पुलिस बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई है। टूरिज्म पुलिस स्टार्ट करी गई है बिहार में, किन किन जगहों पर स्टार्ट करी गई है, क्या किन जगह पर स्टार्ट करी गई, जो भी कहिए। नीले रंग के हेलमेट के साथ गया में स्टार्ट करी गई, बोधगया में स्टार्ट करी गई, राजगीर में स्टार्ट करी गई है, कि वैशाली में, और ऑप्शन ये आप सब वाकिफ़ हैं। बताइए कहाँ पे नीले रंग के हेलमेट के साथ पर्यटन पुलिस, टूरिज्म पुलिस, आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, टूरिज्म पॉलिसी पुलिस, सॉरी। देखिए ये दो जगहों पे स्टार्ट करेगी, आपको पता है बोधगया में और राजगीर में। और यही आने वाले समय में 24/7 सप्लाई करने वाले, सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले दो सिटी भी बन जाएंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और एक गंगा जल उद्वहन योजना के अंतर्गत सब सवाल कराए हुए हैं मैंने, तो आप 300 सीरीज को देख के जाना, मैं बता रहा हूँ बहुत काम आएगा। ठीक है, तो बोधगया और राजगीर आपका आंसर हो जाएगा। एक और आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये भी न्यूज़ में थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहता तो मैं इससे अलग से बना था, पर यहीं पे बता दे रहा हूँ। जब ब्लू हेलमेट की बात हो, अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू हेलमेट क्या है, या फिर सिर्फ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज जो होती हैं, जो सॉरी जो शांति के लिए ये सब काम करती हैं अलग अलग देशों में, उनके हेलमेट को कौन सा हेलमेट कहते हैं। जैसे एक बार पूछ दिया था, यूपीएससी में पूछा था, येलो शर्ट्स न्यूज़ में थे उस टाइम पे, वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा इस पे दंगे हो रहे थे उस टाइम पे। तो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि बिहार इंडिया के दो बीएसएफ के पर्सनल जो थे वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में काम करते थे, उनमें जॉब कर रहे थे, वो थे वहाँ पर, क्या नाम है, कॉन्गो जगह में। कॉन्गो कहाँ पे, क्या नाम है, अफ्रीका में। तो वहाँ पे इनकी इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, इनको मार दिया गया बेसिकली। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को पे अटैक किया गया था कॉन्गो में कुछ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के द्वारा। तो हमारे शिशुपाल सिंह जी और संदल्स राम बिश्नोई साहब, ये दोनों जो हैं क्या नाम है, राजस्थान के थे, और इन दोनों की डेथ हो गई। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस पर्सनल थे, बीएसएफ पर्सनल, और ब्लू हेलमेट कौन होता है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशंस, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को मिलाइए, देखिए सोचिए कि गलत विकल्प सुनिए, नो डाउट। पहले तो ये पढ़ लेना क्या मांग रहा है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया, पटना में। ये सवाल देखो चाहता तो अलग से करा था, पर आपको याद होना चाहिए कि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला, मैं नॉर्थ इंडिया की कह रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया की नहीं कह रहा। ओवरऑल इंडिया का तो काकीनाडा में हुआ था, उड़ीसा में। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया का जो डीजल रिफाइनरी प्लांट है वो हमारे कैपिटल में हुआ, पटना में। अररिया में बिहार का पहला मंकी पार्क बनेगा। ठीक है, हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है, उसको केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2021 की बात हो रही है। ठीक है, और समस्तीपुर में लगेगा बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी लगने वाला है मैं बताऊंगा। ये चारों के चारों क्वेश्चंस अति इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कतई जहर, जिसको मतलब कई बार मतलब बोलते हैं। तो उत्तर भारत बताओ कौन सा गलत विकल्प है, चुनिए फिर जवाब दीजिए कि अररिया में बनेगा, कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। देखिए जैव विविधता पुरस्कार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क आपसे पूछे बिहार का पहला, तो अररिया लगाओगे आप। दूसरा पूछे तो गया की डोभी में लगाओगे आप। तीसरा पूछे तो सुपौल लगाओगे आप। और महावीर जैव विविधता पार्क बोले तो जमुई लगाओगे आप। ये सारे के सारे सवाल मैंने अपने बीपीएससी एग्जाम फेयरवेल पे, एग्जाम स्पेशल चैनल पे कराया था टेलीग्राम पे। ठीक, इसलिए कह रहा था कितने दिनों से ज्वाइन करिए उसको। देखिए चारों ही सवाल ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। समस्तीपुर में बिल्कुल सही बात है कि बिहार का पहला प्लास्टिक जो है वो कहाँ लगने वाला है, रिसाइकलिंग प्लांट। इस बात को दिमाग में फिट कर लो, अगर नहीं फिट हो रहा है तो नट बोल्ट टाइट करो, मैं कह रहा हूँ फिट कर लो एकदम से। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि भैया ने कहा था, तो मतलब एक्सपेक्ट करना है कि ये फिट करना है अपने आप को। एसएससी में भी पूछ दे अगर हो सके तो, अगर बीपीएससी में ना पूछे तो। और हाल ही में बिल्कुल सही बात है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया था 2021 में, क्योंकि इन्होंने गैंडा, राइन, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं
जिस वजह से न्यूज़ में था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स वगैरह की, इवन एलिफेंट कंजर्वेशन रिजर्व भी एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया गया, ये भी याद रखना है आपको। और अगर इसके अलावा आपसे पूछे कि अररिया में पहला मंकी पार्क, बिल्कुल सही बात है। और उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला डीजल रिफाइनरी प्लांट जो है वो पटना में ही लगने वाला है, ये भी बात अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात सब सही है। आपको याद रखना है कि जो बीटीआर मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का पहला एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर भी यहीं स्थापित किया गया, ये भी याद रखना है आपको। पहला रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे, एलिफेंट का, बीटीआर में। और बीटीआर जो है मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो इंडिया में 14वां ऐसा टाइगर रिजर्व बना जिसको ग्लोबल स्टैंडर्ड का जो है ना, क्या नाम है, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का जो एक दर्जा होता है वो दिया गया। एनटीसी और ग्लोबल टाइगर फोरम जो है सब मिलकर काम करते हैं इस सेक्टर में, उन्होंने दिया। ये भी याद रखना है आपको, 14वां बना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है ये। इंडिया में टोटल कितना हो गया, तो 53 हो गए, ये भी याद रखना है। सबसे नया कौन है, तो आपका जो ये छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना, वो बना। उसके पहले रामगढ़ बीजदेही है, ये भी सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मेघमल्ले, ये सब करवाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये याद रख लेना बिल्कुल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए ये सवाल मैंने यार एक्चुअली गूगल करा कहीं से कि एक बहुत ही अच्छा सवाल था। मैंने सिर्फ अवार्ड डाला था, बिहार अवार्ड्स एट इंटरनेशनल लेवल डाला था मैंने, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल। तो एक ये चीज़ आई, मैंने इसके बारे में पढ़ा, और आप किसी मैगजीन में शायद इसके बारे में पढ़ोगे नहीं। मतलब दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कई लोगों से पूछा इसके बारे में कि इसको पढ़ा है तुम लोगों ने, तो जो इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं ना कि अलग अलग मैगजीन्स पढ़ने, पर उन्होंने पढ़ा नहीं। तो मैं सोचा चलो आपको मैं डाल देता हूँ, बता देता हूँ। अगर पॉसिबली आया तो दैट विल बी द सिंगल मोस्ट चैनल जिसने ये चीज़ बताई होगी यूट्यूब पे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको मतलब एक दिमाग में डाल लो। इसके ऑप्शंस भी सेट नहीं किए मैंने, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित लघु फिल्म, जो आपकी शॉर्ट फिल्म होती है, उसमें से किसने ओटावा भारतीय फिल्म समारोह 2022, ओटावा कहाँ पे, कनाडा में, कनाडा में जो कैपिटल है कनाडा में, उसकी ओटावा भारतीय फिल्म, इंडियन फिल्म समारोह हुआ वहाँ पे 2022 में, उसको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया ओटावा में? आंसर होगा टुगेदर। टुगेदर एक शॉर्ट फिल्म है। अब ये न्यूज़ में क्यों, आप बोलो कि सर इसको न्यूज़ में क्यों रखा आपने, क्यों पढ़ा रहे हैं बिहार वाले में, ये बिहार स्पेसिफिक वाले में क्यों पढ़ा रहे हो? इसका कारण है, इनको जिसने डायरेक्ट करा ना, आज़ाद आलम साहब है, पटना के हैं, इसीलिए न्यूज़ में है ये। टुगेदर मूवी शॉर्ट फिल्म में बेसिकली बनी है पैंडेमिक में, सेकेंड वेव जब आया था ना कोविड के समय में, तो उसमें जो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, दिक्कतें फेस करनी पड़ी, उसके ऊपर है फेस। ठीक है, इसी तरीके की उम्मीद भी है, एक उम्मीद है, वो मैं बात करूंगा, जो बिहार कृषि यूनिवर्सिटी है अपना सबौर वाला, उसने बनाया जनजातियों के ऊपर, उसको भी अवार्ड दिया गया नेशनल लेवल पे, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में डाल लेना। टुगेदर एक शॉर्ट फिल्म है जिसको ओटावा में दिया गया अवार्ड, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सब जूनियर, बताइए गलत विकल्प चुनिए। सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीतने वाले भोला सिंह मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। सब जूनियर भारोत्तोलन भारतीय प्रतियोगिता, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, मेरे के हैं या कहीं और के, मतलब ठीक है। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऋतिक आनंद हाजीपुर के रहने वाले हैं। इसको ना स्टेटमेंट को ना फिट कर लेना एकदम, मतलब कह रहा हूँ ना एकदम एकदम ऐसे लगे कि नहीं, ऋतिक आनंद मुख बधिर में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीती इन्होंने, और क्या हाजीपुर के रहने वाले हैं, अभी मैं बताऊंगा आंसर। इस तरीके के बिहार के अभिषेक ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ, इसी को अंग्रेजी में समर डेफ कह रहे हैं, उन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, उसी ओलंपिक में, और मतलब कहाँ वाले में, ब्राज़ील वाले में। और दरभंगा के नारायण ठाकुर एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेंगे। क्या स्टेटमेंट सही है? और ऑप्शन ये आप सब जानते हैं। चारों के चारों बेहद इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, और चारों के चारों ही सही हैं, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता जो उड़ीसा में हुआ, उसमें बिल्कुल भोला सिंह ने 276 केजी का वजन उठाया था, वो जहानाबाद के रहने वाले हैं। ब्राज़ील में, ये तो भाई कतई कतई इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब कतई, प्रधानमंत्री जी तो इनके साथ डिनर पे गए थे भाई, मतलब डिनर के लिए इन्वाइट किया था, 15 लाख रुपया दिया गया इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। बधिर बैडमिंटन ओलंपिक कहाँ हुआ, क्या ग्रीष्मकालीन वाला, ब्राज़ील में, वहाँ पे ऋतिक आनंद हाजीपुर के रहने वाले, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन में। इस तरीके से अभिषेक हैं एक बिहार में। मुझे इनका डिस्ट्रिक्ट नहीं पता चला कहीं से, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे, मैं नहीं ढूंढ पाया। इन्होंने भाग लिया था शूटिंग में, कोई मेडल तो नहीं जीत पाए, पर हाँ भाग लिया था इन्होंने। और दरभंगा के नारायण ठाकुर, बिल्कुल सही बात है, एशियन जो पैरा गेम्स होने वाले हैं 2022 में, एक्चुअली होने वाले थे सितंबर अक्टूबर के महीने, पर इनको बैक नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। हांगजू चाइना में होने वाले थे, मैंने सवाल करा रखा है क्योंकि कोविड की वजह से। ये बिल्कुल 100 मीटर में भाग लेंगे चारों के चारों ही सवाल।
पॉइंट सही है। और 126 केजी स्नैच में उठाया था, 150 केजी उन्होंने क्लीन जर्क में उठाया था भोला सिंह जी ने। और फीफी मैस्केट है, याद रखिएगा, नारायण सिंह जहाँ जाने वाले हैं ना एशियन पैरा गेम्स हांगजू में जो होने वाला, उसका फीफी मैस्केट है, ये बात भी दिमाग में डाल लीजिएगा। मैस्केट पे एक सवाल करा रखा है मैंने ऑलरेडी, पूरा का पूरा सबका, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स, सबका। आगे चलेंगे। देखिए बीपीएससी एग्जाम स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी के अभी उसको फॉलो करिए, सारे अपडेट्स वहीं मिलेंगे और आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 68th के लिए प्रॉपर तैयारी कराने वाला हूँ, 1100 MCQs करा रखा है इस पर बीपीएससी 67th के लिए, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही कुछ है इस पर। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल आई वुड से ऑन टेलीग्राम। और ये यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पे फॉलो करिए। 3 महीने पहले स्टार्ट करा था मैंने एक फॉलोअर के साथ, मैं खुद ही फॉलो कर रहा था, और आज देखो इस पर 1100 से ज़्यादा मेंबर हो गए। 2 महीने पहले स्टार्ट करा था मैंने, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने होने वाले हैं, 1100 से ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं इस पर। तो आप समझ लो कंटेंट क्या होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में लगने वाला है। जैसे मैंने अभी बोला था ना, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट समस्तीपुर में, क्या पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में? फिल्म सिटी राजगीर में बनने वाला है। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार किशनगंज में बनने वाला, याद कर लेना इसको, इसका आंसर जो भी होगा। देश का पहला शिल्प कला का म्यूजियम कहाँ बनने वाला है? पटना में बनने वाला है। और ऑप्शन ये बताइए। ये चारों के चारों पॉइंट्स को ध्यान से दीजिए और बताइए गलत कौन है। क्या पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में, फिल्म सिटी राजगीर में, देश का दूसरा डॉपलर रडार किशनगंज में, और देश का पहला शिल्प कला का म्यूजियम कहाँ बनने वाला? पटना में। सोचिए फिर जवाब दीजिए। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में लगने वाली है, ये बात सच है, लग चुकी है। 550 करोड़ के टोटल उद्घाटन भी हो चुका है इसका। अभी हाल ही में 30 अप्रैल को गए भी थे उद्घाटन करने हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी। फिल्म सिटी बिल्कुल राजगीर में बनने वाली है, और देश का पहला शिल्पकला का म्यूजियम भी पटना में बनने वाला है, भी बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरा डॉपलर रडार किशनगंज में नहीं बनने वाला है भाइयों, याद रख लीजिएगा, पूर्णिया में बनने वाला है। पूर्णिया आपको पता है बहुत ही अच्छा जगह, पहला यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में है, पंचायत वगैरह को लेकर न्यूज़ में है, अपने एरियाज़ को लेकर न्यूज़ में है, जहाँ हर मतलब ज़िले में क्या हो गया, पुस्तकालय वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए किशनगंज की जगह क्या होगा, पूर्णिया, बात याद कर लीजिएगा। और बिल्कुल 30 अप्रैल को गए थे, 30 अप्रैल ही लिखा है, क्या लिखा है, 15 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, एक बार डेटा देख लेंगे क्या है इसका। और बरौनी में इन्होंने उद्घाटन करा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट में, और ईस्टर्न इंडिया 550 करोड़ से बनी है। एक बार डेट कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको। बेगूसराय 15 अप्रैल ही होगा, बिल्कुल सही आंसर है 15 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल कि जून 2022 में जारी सीएजी जो इंडिया के हैं उनके रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का वित्तीय घाटा क्या रहा है, जो बिहार के लिए अब तक का सबसे बड़ा घाटा रहा है। फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ मैं। 2022 में कभी डेटा आई सीएजी की आई थी जून 2022 में, और जो उनमें बोला गया कि जीसी मुर्मू हैं, जी सीएजी भी याद रखिएगा, 2020-21 के लिए बिहार का वित्तीय घाटा क्या रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा रहा बिहार में। बताना है 27,827 करोड़ रहा, 28,827 करोड़ रहा, 29,827 करोड़ रहा, या 30,827 करोड़ रहा। और ऑप्शन ई बताइए। एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। याद रख लीजिएगा कि 29,827 करोड़ रुपया ये अब तक का सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है। पिछले 15 सालों में तो कुछ ज़्यादा ही है, सबसे मतलब 15 सालों में, वरना आज तक में सबसे ज़्यादा है ये 29,827 करोड़। इस बात को दिमाग में डाल दीजिएगा। 2020-21 चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताए, गलत विकल्प को चुनिए। कि कोकून बैंक जो ये आपको रेशम वगैरह से डील करता है ना, कोकून्स पढ़ी होगी आपने, वो कहाँ से वो कहाँ बनने वाला है, या उसका संबंध कहाँ है, बिहार में बांका से है। लखदई नदी जो है वो बिहार में कहाँ पे बहती है, जो भी संबंध है कहाँ पे, सीतामढ़ी में है। बरनार जलाशय एक है, न्यूज़ में था, जमुई में है। और नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2022 राजगीर में हुआ। और ऑप्शन ई बताइए गलत ऑप्शन कौन है। ठीक है, फिर जवाब दीजिए, मुझे सोचिए, फिर सवाल जवाब दीजिए। देखिए कोकून बैंक जो है वो बिल्कुल सही बात है, बांका में है। आपको यहाँ पे तसर रेशम मिल जाएगा। फिर आपको पता है बिहार में मलबरी भी मिलता है, तसर भी मिलता है, अंडी भी मिलता है, सारी कुछ रेशम्स के मिलते हैं वहाँ पे, सब आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको तसर ही मिलेगा, लगभग 40% के अराउंड। मलबरी तो बहुत कम मिलता है। लखदई नदी देखिए सीतामढ़ी में बहती, बिल्कुल सही बात है। इसमें गाद वगैरह जम गया था, तो इसको वापस से रिनोवेट किया जा रहा है, इसको स्टार्ट करने की, मतलब इसको वापस से हम साफ़ करने की बात कर रहे हैं। और बरनार जलाशय जमुई में है, बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन नेशनल रग्बी चैंपियनशिप बिहार में पटना में हुई थी, राजगीर में नहीं हुई थी, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो यह बात आपको याद रखना है, कहाँ पे हुई थी, पटना में। जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। 9 जून से 26 जून हुआ था रग्बी चैंपियनशिप। मेल में विनर कौन थे? हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता, दिल्ली ने रजत, और पश्चिम बंगाल ने कांस्य पदक जीता। इससे सवाल संभवतः नहीं आएगा फीमेल वाले से। हिस्ट्री रच दी बिहार की महिलाओं ने, स्वर्ण पदक जीता उन्होंने,
पश्चिम बंगाल को हराकर। फिट कर लो इस चीज़ को दिमाग में, सवाल ये आएगा कि बिहार के या फिर स्वर्ण पदक किसने जीता या फिर रजत पदक किसको मतलब स्वर्ण पदक किसको हरा कर जीता, ये पूछ सकते हैं ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ने क्या करा, वहाँ भी कांस्य पदक जीता मेल वाले में, यहाँ उन्होंने रजत जीता। हरियाणा ने मेल वाले में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन महिलाओं ने, बिहार के महिलाओं ने रग्बी चैंपियनशिप में क्या हुआ कि वो स्वर्ण पदक जीता, ये बात आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा ने कांस्य पदक जीता। इसी की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट है कि उसी समय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप भी हुआ वहीं पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कर्नाटक ने जीता बिहार को हराकर। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल कि निम्नलिखित में से किस दिन हर साल वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है, बताइए बताइए। निम्नलिखित में से किस दिन हर साल वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है? आरा, भोजपुर, जगदीशपुर। हर साल एक सवाल आता है बीपीएससी में। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और ऑप्शन ई 24 अप्रैल। आप सबको याद रखना भी, ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डे है, भी आपको याद रखना है। देखिए किस साल किस दिन मनाई जाती है बताइए। ये न्यूज़ में क्यों था? अमित शाह जी गए थे उस दिन और इन्होंने लगभग 78,000, वैसे 77,900 एग्जैक्ट डेटा मैं बताऊं तो इन्होंने एग्जैक्ट नेशनल फ्लैग्स होइस्ट किए, मतलब सब लोगों ने मिलकर फहराया था पूरा, ठीक है, एक हाथों में रखकर। तो हर घर तिरंगा स्कीम के तहत हुई थी, विजय उत्सव मनाया गया था उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन। 165 साल हो गए ना 1857 की क्रांति को, उसको भी याद करते हुए 23 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि किस दिन 23 अप्रैल को मनाई जाती है। ये जवाब बिल्कुल सही है, भोजपुर। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा नेशनल फ्लैग्स का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2022 में बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ? बिहार इन्वेस्टर समिट इस साल कहाँ नहीं हुआ? कुछ जगहों पे हुई है, बताइए कहाँ पे नहीं हुई, मैं पूछ रहा हूँ। पटना में हुआ या नहीं हुआ, लुधियाना में नहीं हुआ, कोलकाता में नहीं हुआ, हैदराबाद में नहीं हुआ और ऑप्शन ई इसमें से कहीं नहीं हुआ, एक से ज़्यादा जगहों पे नहीं हुआ। फिर बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2022 में बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था? देखिए बात बिल्कुल सच है कि सब जगहों पे हुआ था, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। पटना में हुआ, लुधियाना में हुआ, कोलकाता में हुआ, हैदराबाद में। पटना में सबसे लास्ट में हुआ, दिल्ली में सबसे पहले, कोलकाता उसके बाद, हैदराबाद उसके बाद, लुधियाना उसके पहले। जो भी है वो डेटा हमसे नहीं पूछेगा कि कौन क्या पहले हुआ। हैदराबाद में ही बिहार का क्राफ्ट मेला भी आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा, शहनवाज हुसैन जी गए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, जिसको 2016 में स्टार्ट करी गई थी, उसको अब किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2022-23 तक बढ़ा दिया गया है, 2023-24 तक बढ़ा दिया गया है, 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है, 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। बताइए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना पता है आपको, बेरोजगारों को दी जाती है 1,000 रुपये आपको कुछ समय के लिए, 2 सालों के लिए आपको नौकरी वगैरह ढूंढने में जो भी है उसमें दी जाती है। 2016 में स्टार्ट हुई थी, इसको 2025-26 तक बढ़ा दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए गलत ऑप्शन कौन सा है कि पूर्णिया में भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र हाल ही में खोला गया। पूर्णिया में अनाज आधारित, मैं बोल रहा हूँ ग्रेन बेस्ड जो इथेनॉल प्लांट है वो कहाँ खोला गया? पूर्णिया में, भारत का पहला। बिहार की नीतू चंद्रा हॉलीवुड फिल्मों में लीड एक्ट्रेस निभाने वाली बिहार की पहली महिला बनी, ये भी बताइए सही है कि गलत। भोजपुर की अनीता गुप्ता को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, बताइए सही गलत। और निशी कुमारी व सौरभ सुमन को शिक्षा व अभिनय शिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, और ऑप्शन ई। बेहद ही बढ़िया सवाल है, बहुत बेहद ही अच्छा सवाल है, सबके सब पॉइंट्स हैं और सबके सब पॉइंट्स सही हैं, ये बात भी दिमाग में डाल लीजिएगा कि पूर्णिया में बिल्कुल सही है बात। भारत का पहला ग्रेन बेस्ड जो आपका इथेनॉल प्लांट है वो स्थापित किया गया है 105 करोड़ की लागत से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको उद्घाटन भी कर दी गई है। और बिहार की नीतू चंद्रा बिल्कुल सही बात है, हॉलीवुड एक्टर, इनकी जो मूवी आ रही है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आपको याद रखना है। भोजपुर की अनीता गुप्ता बिल्कुल सही बात है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, नारी शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपको निशी कुमारी व सौरभ सुमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको पता होना ही चाहिए किसी भी हाल में। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आगे चल के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ याद रखना है आपको कि जो क्या नाम है अनीता कुमारी है, मैंने यहाँ पे अनीता गुप्ता बोला है ना, ये दूसरी है अनीता गुप्ता, इनको राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। मैं कह रहा हूँ अनीता कुमारी भी हैं जिनको नीति आयोग के द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ऑफ वीमेन के लिए अवार्ड दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी जो नीतू चंद्रा की जो मूवी है ना वो आप याद कर लीजिएगा, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन है, लिखना भूल गया था मैं, उनका नाम रहा है नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, कभी बैठे नहीं रिवोल्ट करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टिंग है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए, गलत ऑप्शन बताइए कि बिहार को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से नवाजित किया गया, सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन, हाल ही में जारी एनएफएचएस 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 1090 है। 1000 लड़कों पर, लड़कियों पर 1090, लड़कों पर 1090 लड़कियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। और एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेशियो या रेट 3 है। और एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 908 है। ये भी आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए पहला ही गलत है, एमएसएमई अवार्ड में पहला नहीं दूसरा रैंक आया है, ये बात याद रखना है आपको। पहला रैंक उड़ीसा का है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल सही बात है। एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 1090 है, नेशनल लेवल पे 1020 है। एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार का कुल प्रजनन दर 3 है, एग्जैक्ट 2.98 है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको 3 बोल रहे हैं लोग। और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है बिहार का, उसके बाद मेघालय का है। और इंडिया पे अब टोटल डिफरेंस जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारी 2 हो गई है, हमने रिप्लेसमेंट जो रेट है उसको अचीव कर लिया है। और एनएफएचएस 5, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, एक लेडी अपने बर्थ समय जो होता है जिसमें महिला अपना मतलब जन्म दे सकती हैं बच्चों को, उस टाइम पीरियड में वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो बिहार में एक महिला 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, इंडिया लेवल पे 2 बच्चे हैं, वो 2.1 माना जाता है कि 2 बच्चे हैं, तो बहुत सही माना जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। और बिहार में बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिल्कुल सही बात है, 908 है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला ही गलत है, उड़ीसा सेकंड बिहार, उड़ीसा पहला सेकंड बिहार। और चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर इंडिया का पूछे ना तो 929 चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब कि 6 क्या नाम है आपका, जन्म के समय, मतलब जन्म किसका किसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इसी को 0 से 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद कितने बच्चे बचते हैं, कितनी बच्चों का डेथ हो जाता है, तो उसमें 916 लड़कियां बचती हैं 1000 लड़कों के ऊपर। लेकिन जन्म के समय जो है एग्जैक्ट लेवल पे देखें जाए तो वो 908 है बिहार के लिए, बात याद रखिएगा। यही बिहार के लिए जो 6 साल के बाद 916, कुछ बच्चे बच जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, बढ़ जाता है एक्चुअली डेटा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे तो 929। आगे चलेंगे, एमएसएमई वाला अवार्ड याद रखना आप, इसी को आगे देखेंगे थोड़ा। एनएफएचएस डेटा पे बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। एनएफएचएस डेटा के अनुसार कि बिहार में सर्वाधिक कुल प्रजनन दर है, जो अभी मैंने बोला टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने बोला बिहार में सबसे ज़्यादा है, बता दिया मैंने आपको। वैसे दूसरा ऑप्शन कहता है कि सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम है पूरे इंडिया में। बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाओं का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है, घरेलू हिंसा समझते होंगे आप सब, डोमेस्टिक वायलेंस। और बिहार में शिशु मृत्यु दर 47 है, शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंग्लिश में। ऑप्शन ई बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, सोचिए फिर जवाब दीजिए। एनएफएचएस 5 का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह में लिखोगे आप, जैसे मेंस की तैयारी जब मैं कराऊंगा ना आपको प्रीलिम्स के बाद, तब देखना आप कैसे कराते हैं, कैसे राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, टेलीग्राम पे सवाल दूंगा, सब लोग का कॉपी भी चेक करूंगा, फिर उसको अपने यहाँ डिस्कस भी करेंगे किसका क्या सही था किसका क्या गलत है लाइव सेशंस में। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए थोड़ा, इफ़ आई गेट समथिंग फ्रॉम यूट्यूब देन आई विल बी मेकिंग इट ऑल और अच्छा करूँगा इसको मैं, थोड़ा सा यहाँ पर लाइव कनेक्ट करूँ आपसे। देखिए इसमें बिहार में बिल्कुल इस बात सही है, अंडमान निकोबार और सिक्किम में भी बिल्कुल सही है, सबसे कम यहीं पर है। और बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाओं का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत, ये बात बिल्कुल सच है। पहला कर्नाटक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सोचो पढ़ा लिखा क्षेत्र है कर्नाटक, कितना वहाँ पे इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती है महिलाओं के प्रति। और शिशु मृत्यु दर 47 है, ये बात गलत होगा मेरे हिसाब से, नहीं सर सभी सही हैं, ठीक है। और ये बात भी आप याद रख लीजिएगा कि इंडिया लेवल पे एक्चुअली 30 हो गया है, ये कम गया है काफ़ी हद तक। और कर्नाटक डोमेस्टिक वायलेंस में कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट वो बिहार में वो भी बढ़ गया है, 67% से हो गया है 54% से बढ़कर। कंट्रासेप्टिव मतलब समझते हो ना, कॉन्डम्स वगैरह की यूज होती हैं जिस वजह से जो बर्थ कंट्रोल होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है, बात भी आपको याद रखना है। बताइए 17 नंबर सवाल कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिहार बजट। देखिए बिहार बजट का सवाल आ गया, गलत ऑप्शन को बताइए कि इस वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर 9.7 रहने की उम्मीद है। इस वर्ष इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहने की उम्मीद है, 9.7। इस वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित वित्तीय घाटा 3.47 है, वित्तीय घाटा राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, वो 3.47% रहेगा। केंद्रीय कर पूल में जो सेंट्रल टैक्सेस का पूल है उसमें योगदान से बिहार को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है, मतलब बिहार के, इसको ऐसे पढ़िए कि बिहार के टैक्सेज में जो टोटल सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं वहाँ से आता है, जैसे आईजीएसटी हो गया और भी जो टैक्सेज है वहाँ से आता है। उस तरीके से बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना के तहत 5000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। आपको पता है 2020 से 2025 के लिए हमारे 7 निश्चय 2 योजना चल रहा है, तो टोटल इसमें जो 7 योजनाओं पे खर्च किया गया वो 5000 करोड़ खर्च किया गया है। ऑप्शन ई बताइए कौन सा गलत है। अच्छा सवाल है ये, आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बनाकर बीपीएससी, या तो ये भी पूछ सकता है
या ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो 4 क्वेश्चन तो ही करा दिए मैंने, चारों ही सही है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, कोई भी गलत नहीं है। और बिल्कुल एक्सपेक्टेड कितना है, 9.7 रहने का उम्मीद है। बिहार इंडिया लेवल पे 9.2 रहने का उम्मीद है, ये भी सोच लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा दिमाग में। इस बार फिजिकल डेफिसिट 3.47 रहने का उम्मीद है, ये बात बिल्कुल सच है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपसे यही इंडिया लेवल पे पूछ देता तो आपको याद रखना है कि इस साल के बजट के अनुसार 6.4% है, भी आपको याद रखना है, 6.4%, 6.4 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और बिहार सरकार ने टोटल 5,000 करोड़ रुपये खर्च किया है। इसके एक एक रेशियो को याद कर लेना आपकी, कितना दिया गया सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत आपको जो 900 करोड़ रुपया दिया गया है, फिर 1153 करोड़ रुपया जो दिया गया है युवा बिहार की प्रगति को लिए जो दिया करके गया है, और उसके अलावा फिर आपका क्या नाम है, सुलभ संपर्कता पे 450 करोड़ रुपया दिया गया। तो एक बात आप लोग इस बात इसको ना पढ़ लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में देख लेते हैं कि 46% सेंट्रल टैक्सेस से आपको आता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। और इस साल जो उम्मीद है वो लगभग 91,180 करोड़ रुपये का उम्मीद है बिहार सरकार को कि भारत सरकार से मिलेगा। और 25,885 करोड़ फिजिकल डेफिसिट, पूछूं कितना था, 3.4%, वो कितने के बराबर होगा, 25,885 करोड़ के बराबर होगा। वो एक तो हो गया परसेंटेज में, एक हो गया एक अमाउंट में। और इंडिया के लिए 9.2% रहने का उम्मीद है इस साल टोटल ग्रोथ। एक और सवाल बजट से ही करेंगे, गलत कौन है बताइए, कि शिक्षा क्षेत्र को बिहार बजट इस साल के बजट में सबसे अधिक हिस्सा मिला है, जो कि कुल बजट का 16.5% है। पहला सवाल ऑप्शन, शिक्षा क्षेत्र को टोटल 39,191 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। बिहार सरकार ने मनरेगा योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया आवंटित किए इस बजट में। और बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए 810 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। और ऑप्शन ये बताइए कौन सा इसमें से गलत है। देखिए कोई भी गलत नहीं, सब सही है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, बिल्कुल 16.5%, 39,191 रुपया। मनरेगा के लिए 250 करोड़, इंडिया लेवल पे 73,000 करोड़। इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था कि इतना कम कैसे, कोविड के बाद तो बढ़ाना चाहिए था। और वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए 810 करोड़, ये बात सच है। इसके अलावा याद कर लीजिएगा, हेल्थ में 16,134 करोड़, 16,134 करोड़ दिमाग में डाल लीजिए। एग्रीकल्चर के लिए 7,712 करोड़, सोशल वेलफेयर कल्याण के लिए 12,375 करोड़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं पे 29,749 करोड़। और थोड़ा सा अगर आप पूछे तो उद्योग वगैरह पे एक बार याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 1,643 करोड़ रुपया दिया गया है। इस बात को अपने जितना पॉसिबल हो दिमाग में अंदर तक डाल लीजिए एकदम, है ना। अब फोर ब्रेन मिड ब्रेन सबको क्रॉस करते हुए दिमाग में फिट होना चाहिए सवाल। इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए, ऐसे इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है कि पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार का 2020-2021 के अनुसार 50,555 रुपया है। पर कैपिटा मतलब टोटल जीएसडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो जीएसडीपी बिहार की कितनी है, 50,555 पर कैपिटा लेवल पे। इंडिया लेवल पे अगर यही चीज़ पूछे, इंडिया लेवल पे, हाँ इंडिया लेवल पूछा तो 1,46,087 रुपया है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब जो टोटल पैसा बिहार सरकार को मिलेगी, बजट जो रेवेन्यू सरप्लस हम बनाते हैं हमेशा, ठीक है, राजस्व क्या बोलते हैं सरप्लस, एक्स्ट्रा जो आप बनाते हो ना राजस्व में, आपको ज़्यादा ही प्लस में बनाते हो हमेशा, वो कितना रहने वाला है, 4747.84 करोड़, 4747.84 करोड़ रुपया रहने वाला है। और टोटल एक्सपेंडिचर तो इस साल बिहार सरकार करने वाली है वो 2,57,691.19 करोड़ रुपये का बजट है। टोटल बजट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल बजट की अगर हम बात करें तो 2,57,651 करोड़ रुपए की बात है। अगर यही नेशनल लेवल पे होता ना तो 39,39,000 करोड़ रुपए हो जाता। टाइम समझे। बताओ बिहार में कौन से ऑप्शन गलत है इसमें। देखिए सोचिए, पर कैपिटा जीएसडीपी बिल्कुल सही बात है, 50,555 करोड़, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में ऑब्वियस है, पटना में। सबसे कम कहाँ पे, शिवहर में, लगभग 7 गुना ज़्यादा है शिवहर का, लगभग 19,000 शिवहर में, 1,31,000 पटना में है। जीएसडीपी इंडिया लेवल पे बिल्कुल 1,46,087 रुपये है नेशनल कैपिटल पर कैपिटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू सरप्लस 4747 लगभग 47 मतलब लगभग 4748 करोड़ रुपए के बराबर, मतलब एग्जैक्ट डेटा मैं कह रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, 4747.84 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टोटल एक्सपेंडिचर 2,57,000 नहीं है, 2,37,000 है। बाकी सब डेटा ठीक है, 691.19, बस इसको 37 कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा। गलत ऑप्शन यही है, ठीक है। कैपिटल अब 2 लाख, देखो 2,37,691 रुपये का हमने बजट बनाया, इसमें से 16.5% मैंने दे दिया किसको, स्टेट एजुकेशन को, 39,191 करोड़ रुपये जो भी मैंने आपको बताया। पर इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना पूछेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब कि ये जो आप कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हो, जैसे रोड्स वगैरह पे बनाना है आपको, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाद में कैपिटल जनरेट करे, जैसे सैलरी नहीं देना हो किसी को, पेंशन, ये सब रेवेन्यू होता है। ये सब क्या होता है, सैलरी रेवेन्यू में चला जाता है, ये सब उसकी बात नहीं करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको वापस पैसा मतलब क्या करे, ट्रांसफॉर्म करके दे, उस पर मात्र 45,734 करोड़ रुपया खर्च होता है। याद रखना, पिछले साल तो 41,000 ही था,
इस साल हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, 45,734 करोड़ रुपया इस साल हम खर्च करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। पता है ये 2,37,000 लास्ट ईयर कितना था, 2,19,000 या 18,000 के अराउंड था लगभग। तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया एक्सपेंडिचर अपना, पर उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम रेशियो में बढ़ा, 4,000 करोड़ ही बढ़ाया है हमने। रेवेन्यू सरप्लस जो भी मैंने बोला था ना 4747.84 करोड़, उसका वो टोटल कितना बजट का है पता है, 0.64%। ये भी याद रख लेना, अगर डेटा के फॉर्म में पूछे ऐसे परसेंटेज में तो आपको पता होना चाहिए। बिहार का पूरा जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद की बात करें राज्य सरकार की कितनी है बिहार की, करेंट प्राइस पे, चालू कीमत पे, आज की कीमतों पे, कांस्टेंट प्राइस पे अलग हो जाती है, तो 7,45,310 करोड़ रुपए। ये भी आपको डेटा याद होना चाहिए। देखिए ये सब डेटा वेरी भी कर सकता है, कहीं कहीं अलग मैगजीन्स में, कहीं कहीं अलग रिसोर्सेज में अलग दे सकते हैं, तो कई बार ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी थोड़ा इधर उधर वेरी। और अगर हम बात करें तो बिहार में 361 चेक डैम बनने वाला इस बजट में बताया गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेंगे, एक और सवाल होगा आई गेस। हाँ, बिहार बजट से एक अच्छा सवाल है, बताइए कि बाढ़ संबंधित समस्याओं से लड़ने के लिए वर्ष 2021 में प्रति परिवार 6,000 रुपये दिए गए थे। बताइए बिहार सरकार के द्वारा 2021-22 में राष्ट्रीय राजमार्गों की 192 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 2021-22 में पिछले साल 192 किलोमीटर नेशनल हाईवे का हमने कंस्ट्रक्शन करा बिहार में। और 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 के तहत कुल 181 किलोमीटर और 740 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। ये बात भी बताना है आपको, सही है कि गलत है, बताइए, सोचिए। और ऑप्शन ई, और 6 रुपये बनेंगे इस साल के बजट के अनुसार, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए ये सब सही है, बिल्कुल सही बात है। पीएफएमएस के थ्रू हमने 6,000 रुपया दिया था बाढ़ पीड़ितों को। इस साल तो बाढ़ आई नहीं बिहार में क्योंकि सुखाड़ पड़ गई है। और 2021-22 में नेशनल हाईवेज जो बिहार में 5,947 टोटल किलोमीटर है, ठीक है, उसमें से 192 किलोमीटर पिछले साल बनाई गई। पिछले साल ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के तहत 181 किलोमीटर बनाई गई, बिल्कुल सही बात है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 740 किलोमीटर सड़कें बनाई गई पिछले साल, ये बात सच है। और बिहार में 6 रुपये बनेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ बनेंगे वो भी एक बार जान लो, अगर जानना है तो। जैसे आपको अप्रेतशिला पर्वत है, वहाँ बनेगा गया में। डुंगेश्वरी पर्वत है गया में, वहाँ बनेगा। रोहतासगढ़ पर्वत है, रोहतास में, वहाँ बनेगा। मुंडेश्वरी पर्वत है कैमूर में, वहाँ बनेगा। बनावर पर्वत जहानाबाद में, वहाँ बनेगा। ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है, गया में, वहाँ बनेगा। 3 गया में, एक जहानाबाद में, एक कैमूर में, एक रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 बताइए क्या नाम है। हाँ, यह बड़ी अच्छी सवाल है कि हाल ही में जून 2022 में बिहार से किस राज्यसभा सांसद के रूप में चुना नहीं गया है। बिहार में इस बार के बिहार से क्या होता है कि राज्यसभा इलेक्शंस हुए थे इस बार बिहार स्टेट से, तो किसे चुना नहीं गया जून 2022 में, बताइए। मीसा भारती जी आपको पता है, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी। फयाज अहमद बहुत बड़े नेता। सतीश चंद्र दुबे के बहुत बड़े लीडर हैं ये भी। और शंभू शरण पटेल। और ऑप्शन ई बताइए, इनमें से किन्हें इस साल अभी जो जून 2022 में संपन्न हुआ राज्यसभा चुनाव उसमें से नहीं भेजा गया है, मतलब चुनकर उनको बिहार से नहीं भेजा गया, कौन है वो। ठीक है, जैसे आपने मनोज झा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये, बिहार से ही हैं, आरजेडी के हैं। तो इस तरीके से मीसा भारती भी कई बार इसके पहले भी रह चुकी हैं ये, इस बार भी इनको इलेक्ट किए गए। चारों के चारों इलेक्ट हुए थे। टोटल 5 हुए थे, भी आपको याद रखना है, जिसमें सिर्फ मीसा भारती जी हैं, फयाज अहमद हैं, सतीश चंद्र दुबे हैं, शंभू शरण पटेल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाँचों के पाँचों व्यक्ति आपको पता होना चाहिए। मीसा भारती जी दूसरी बार भी गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 5वें कौन है, खीरू महतो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी 5वें व्यक्ति है जिनको भेजा गया राज्यसभा सांसद बनाकर बिहार से। ये देखो, ये सवाल कह रहा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थानों द्वारा दिए गए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वृत्तचित्र है जो बिहार के हैं। बिहार से एक वृत्तचित्र है, डॉक्यूमेंट्री है, उसको राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थानों के द्वारा एक अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया। कौन है वो, आंसर याद रख लीजिएगा, उम्मीद है मूवी का नाम, उम्मीद। जनजातियों पे बेस्ड है, ये भी याद रख लीजिएगा। ट्रैवल्स पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के रूप में इसको जो है वो सेकेंड अवार्ड दिया गया था, वहाँ पर ये भी याद रखना है आपको। ये अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया। विजय सांपला साहब, रुचिरा कंबोज, रंजना प्रकाश देसाई या शशि सिन्हा, बताइए, सोचिए फिर जवाब दीजिए। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि विजय सांपला साहब जो हैं, उन्हें जो बेसिकली है ना,
देखिए विजय सापला जो है वो नेशनल कमीशन फॉर जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट है उसके हेड हैं। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन की भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और रंजना प्रकाश देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की हेड बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। ओबीसी कमीशन भी इन्होंने ही हेड करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा शशि सिन्हा को वार्क इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। बताइए भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र जो बनाने वाला है वो किसे जो है वो कहाँ पे किस सिटी में बनाई गई, ये भी बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर और जयपुर। सोचिए फिर जवाब दीजिए। देखिए हैदराबाद हो जाएगा आंसर, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, व्हेल ने बनाया था। ठीक है आगे चलेंगे। पर देखिए कुछ चीज़ें भाई इसको दिमाग में थोड़ा देर सुनना मेरी बात, इसमें कुछ सवालें कम है, शांति से सुनिएगा आप लोग। एक मिनट, ठीक है। इसको शांति से सुन लीजिएगा। देखिए रंजना प्रकाश देसाई जो है ना वो दिमाग में डाल लीजिएगा कि वो बेसिकली जो उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन हेड करा था, वही मैं सोच रहा था कि एक कमीशन हेड करी थी उन्होंने। डिलिमिटेशन कमीशन क्या था उसका आंसर, कौन है डिलिमिटेशन में क्या क्या था? जैसे असम में है, जम्मू कश्मीर में जो टोटल पंचायत जो बॉडीज़ है ना वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे किस तरीके से एमपीज और एमएलए के इलेक्शन होगा उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको डिलिमिट किया जाता है। इसका नाम हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्या कि एक एरिया को वापस से देखा जाएगा कि किस किस एरिया में कितने पॉपुलेशन के हिसाब से एमपीज और एमएलए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको बोलते हैं। तो उनको हेड करा था इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। हम जो अब पटना वाली बात कर रहे थे कि पटना में इमरजेंसी रूम बनाया गया, पटना जंक्शन स्टेशन पे, असेंबली एरिया इंडिया में पहला एक बहुत बड़े लेवल पे शरण कक्ष बनाया गया। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। तरकारी एक्सप्रेस पटना से स्टार्ट हुई थी। सवलपुर आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनपुर पटना के बीच में है, जहाँ पर इनको दियारा क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर आपको गंगा माँ की मूर्ति वगैरह लगने वाली है, अभी इंपॉर्टेंट है। क्रूज बनाया जाएगा इसको पूरा। आशियाना नगर जो है वो पटना का एक डिवीजन बना, जहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे ज़्यादा लग गया। 2025 तक हम पूरे बिहार में लगाने की बात कर रहे हैं। पटना की रैंकिंग लाइवेबिलिटी इंडेक्स में 33वां नंबर पे, ये भी याद रखिएगा। और एनआईटी पटना पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना जिसने हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करवाई है। और आयुर्वेद पर्व कहाँ हो रहा है, हुआ या होने वाला है, जब ही हुआ और होता है मोस्टली, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा वही होता है मोस्टली, वो राजगीर में आयुर्वेद पर्व इस साल कहाँ हुआ था, राजगीर में। आगे सुनिएगा। अब वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया ईस्टर्न जोन में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पूर्वी चंपारण को, ये बात आपको दिमाग में डाल लेना है। तिलारी पंचायत गया का बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया उसको जल जीवन हरियाली के तहत, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। कंट्री का बिगेस्ट फूड पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में लगने वाला है। राइस का साइलो गोदाम कैमूर और बक्सर में बनने वाला है। कार्गो टर्मिनल बनने वाला है सारण में। टॉयलेट क्लिनिक कुंडली पंचायत मुजफ्फरपुर में। सुपौल कचरा मुक्त शहर बना है, उसको अभी अवार्ड दिया गया था हाल ही में। कैटल रिप्रोडक्शन है जो पशु क्या नाम है, रिप्रोडक्शन प्रजनन करके एक बनी है, ईस्ट चंपारण में सेंटर बनी है, वो भी याद दिमाग में डाल लीजिएगा। थैलेसेमिया डे केयर सेंटर कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, पूर्णिया में और गया में स्टार्ट करी गई है थैलेसेमिया डे केयर सेंटर। और बिहार के 3 जिले जो हैं मुजफ्फरपुर, शिवहर और शेखपुरा, इनको स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, सबके सब डेटा दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है आगे चलेंगे। हाँ ये अच्छा सवाल है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन एफएओ ने, जो फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्निशन दिया गया 2021 में? कश्मीर को दिया गया, हैदराबाद को दिया गया, जयपुर को दिया गया, या मुंबई को दिया गया? और ऑप्शन ही बताइए, किसी को नहीं दिया गया, एक से ज़्यादा को दिया गया। इस चीज़ को ना जितना पॉसिबल एक बार पॉज करके पढ़ लेना और दिमाग में डाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है कि वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो दिया गया आपको क्या नाम है, ईस्ट चंपारण को। फिर तिलारी पंचायत जो है गया, वो बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया आपको जल जीवन हरियाली में। फिर आपको बात करें कंट्री का बिगेस्ट फूड पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैटल रिप्रोडक्शन सेंटर ईस्ट चंपारण, बनकटवा भी आपको पता होना चाहिए ईस्ट चंपारण में, जहाँ पे 18+ को कोविड वैक्सीन दी गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया इसमें, और इसमें हैदराबाद और मुंबई आंसर हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है हैदराबाद और मुंबई। हेडक्वार्टर पूछे यूनाइटेड नेशन एफएओ का, तो रोम इटली में। हैदराबाद को तो दूसरी बार दिया गया, पहले भी एक बार दिया गया ट्री सिटीज़ का दर्जा।
देखिए अच्छा सवाल है कि वर्ष 2021 21 से 26 के लिए 2015 से 2020 के लिए तो आपको 14 फाइनेंस कमीशन था। 2020 से 2021 के लिए बस एक साल के लिए बीच में एक फाइनेंस कमीशन का एक्स्ट्रा एडिशनल ईयर दे दिया गया था उनके रिकमेंडेशन को, उसको हम नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं 2021 से 2026 तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो 5 साल की है। इसमें 15 फाइनेंस कमीशन की आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार का हिस्सा कितना है, कितना परसेंट दिया जाएगा बिहार को? 10.061%, एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। 10.058%, 9.934%, 11.378% और ऑप्शन ई कितना परसेंट है जो बिहार को 2021 2026 वर्ष जो है 5 साल के लिए, उसमें 15 फाइनेंस कमीशन जिसके हेड थे इनके सिंह, उनके रिकमेंडेशन पे दिया गया है। अच्छा सवाल है, सोचिए फिर जवाब दीजिए। और ऐसे ही ऑप्शन आएगा, पता है पहला ऑप्शन भी यही देगा। क्यों? आप लोग लगाओगे इसको, अरे यार ये 2020-2021 के लिए था 10.06%, 2021 से 2026 के लिए 10.058% है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, 10.058% बिल्कुल याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में करना है, 10.058%। और शायद लास्ट सवाल होगा मेरा। हाँ, हाल ही में खबरों में रही प्रियंका मोहिते ने अब तक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ाई नहीं की है? इस नाम को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, उत्तराखंड पीसीएस का सवाल है। किस पे चढ़ाई नहीं की है अभी हाल ही में? माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर की हाइट है। 8,000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई वाले पे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। तो अभी इंडिया पहली ऐसी बनी है महिला जिन्होंने 5 हाईएस्ट पीक्स जो 8,000 से ज़्यादा हैं, इसको इन्होंने क्या करा, चढ़ाई करी। माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर पे नहीं चढ़े थे, क्या गए थे? माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर, 8,850 भी कह सकते हैं आप तो, माउंट मकालू 8,485 मीटर। किसके किसकी माउंटेन पीक को इन्होंने अभी तक जो है, किस माउंटेन पीक को अभी तक इन्होंने चढ़ाई नहीं करी है? आपको आंसर देना है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इन्होंने सबको चढ़ाई कर रखी इन चारों की। और इसके अलावा 5वां कौन था? माउंट लोहत से 8,516 मीटर, चौथा सबसे बड़ा माउंट अन्नपूर्णा, 10वां सबसे बड़ा माउंट मकालू, 5वां सबसे बड़ा माउंट अन्नपूर्णा, 10वां मैंने बोला माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही, और माउंट कंचनजंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची है भाई, बता देता हूँ, K2, उसके बाद कंचनजंगा, फिर आपका फिर लाहौद से, फिर मकालू, ये सब याद रख लीजिएगा, वरना पता चले पता है नहीं फिर कह दिए मैंने और आपने कुछ बोला ही नहीं। माउंट किलिमंजारो 5,885 मीटर 95 मीटर, तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, इसको भी इन्होंने चढ़ाई कर रखा है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, मैंने करा दिए। पूरे 300 सीरीज़ को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं। आप लोगों का अच्छा प्यार रहा, साथ रहा, पूरी पढ़ा दी है मैंने। 300 सीरीज़ को एक बार देख लीजिए, पॉसिबल हो तो फॉरवर्ड करके, बहुत आराम से पढ़ाऊँ, फास्ट फॉरवर्ड करके आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड 68th में मिलता हूँ आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। आई होप you all do the best that you can do, and just be relaxed, take yourself, take a long break, take a good rest, and thank you and all the very best again. Please channel को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, as I always say. Thank you.